हाँ जी, बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। कैसे हाल चाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब शानदार। आ जाओ भाई, आ जाओ। आज बात कर रहे हैं इस चैप्टर यानी कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रथम चैप्टर बिजनेस स्टडीज का एक झटके में समाप्त कर देंगे। देखो, इससे पहले अपन ने टुकड़ों के अंदर पढ़ लिया, तो अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक में दिक्कत है ना, तो जाओ उसको देख लो। बट अगर पूरे चैप्टर में दिक्कत है, तो आज इसको यहाँ पर निपटा देंगे। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी अबे देरी के। यार क्या सोचते रहते हो तुम भी। सो बाल को आज की जो वीडियो है इसके अंदर अपन कवर कर रहे होंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को, और इसके साथ साथ आपका समय बचाने के लिए मैं एक जुगाड़ और कर देता हूं। एडिटर महाशय, एक छोटा सा कार्य और कर देना, इस चैप्टर में चैप्टर्स ऐड कर देना। यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कब पढ़ाया हुआ है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट कब पढ़ाया हुआ है, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट कब पढ़ाई हुई है, और कोऑर्डिनेशन कब पढ़ा है, और मतलब रिलेटेड सारी की सारी चीजों के चैप्टर ऐड कर देना, ताकि इस वीडियो को जो भी कोई देखे उसको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली इस टॉपिक पे आ जाए। मुझे पता है कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हो कि सर इसके नोट्स भी मिल जाते तो मतलब सोने पे सुहागा, चेरी उंदी केक हो जाता। तो डरो मत, नोट्स भी आप लोगों को दे देंगे, पर इतनी जल्दी दे देंगे तो तुम पढ़ोगे कैसे? तो इसलिए 15 मिनट के बाद देंगे। मैं टाइमर लगा देता हूँ। स्टार्ट अ टाइमर फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स, ठीक है जी। तो जैसे ही टाइमर खत्म होगा वैसे ही आप लोगों के सामने नोट्स आ जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के। बता दूंगा, फ्री है, डाउनलोड कर लेना आराम से। और कमाल की बात है, इसी चैप्टर के नहीं बाकी सभी चैप्टर्स के भी आपको दे देंगे। अकाउंट्स, इको, बिजनेस, तीनों इधर से ही होंगी। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, पहला चैप्टर है तो यकीनन बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा इजी होगा। तो दिमाग में लोड लेने की ऐसे कुछ खासा जरूरत है नहीं। ये चैप्टर है मैनेजमेंट का। अब पहले समझो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं, मैनेज थिंग्स। क्या? एक मैनेज है, दूसरा क्या है? थिंग्स। आपको मैनेज करना है, संभालना है किनको, चीजों को, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। पर बेसिकली जो ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, जब हम इसको धंधे में लगाते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो पहले यहां पर समझो। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है? एक कला है। क्या है? एक कला है। मैनेजमेंट एक आर्ट है, किस चीज की? गेटिंग थिंग्स डन, काम पूरा कराने की। मैनेजमेंट क्या है? एक कला है जिसके थ्रू हम काम पूरा कराते हैं। किन से? थ्रू अदर्स। मैनेजर खुद कभी काम नहीं करता, उसका यही काम होता है कि वो दूसरों से काम करवाए। ध्यान रखना, अगर कोई बोले ना मैनेजर है, तो इसका तात्पर्य है कि वो व्यक्ति कोई काम नहीं करता, उसका काम सिर्फ एक है कि वो दूसरों से काम करवाए। तो मैनेजमेंट क्या है? एक कला जिसके अंदर हम दूसरों से काम कराते हैं। क्यों कराते हैं भाई? व्हाट इज द बेसिक पर्पस विथ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। क्या बोला? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कर लें। अब कैसे पूरा करें? दो चीजों को ध्यान में रखते हुए, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब जो ये दो शब्द आए ना, पहले इन दोनों का मतलब समझो। जब मैं बोलता हूं इफेक्टिवली, तो क्या लगता है? इफेक्ट, जोर लग रहा है। क्या लग रहा है? इफेक्ट आ रहा है। तो इफेक्टिवली का मतलब होता है टाइमली कंप्लीशन। क्या मतलब होता है? टाइमली कंप्लीशन। और एफिशिएंटली का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। दो शब्दों के बारे में अपन ने बात करी, एक था इफेक्टिवली, दूसरा है एफिशिएंटली। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि समय पे कार्य पूरा करना। कल सुबह तक तुझे अपना होमवर्क खत्म करना है, ये क्या है? ये इफेक्टिवनेस शो करेगा अगर तूने तेरा काम पूरा कर दिया तो। और दूसरी चीज जो आती है वो है एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब क्या है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम शब्द को और तोड़ दो। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? बेहतर, बेस्ट, सबसे शानदार, मजे में टेचड़ा पड़ी वाला, सबसे बेहतर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें वेस्टेज होने की कोई संभावना हो भी ना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और मैं जो है ना डायरी बनाने का काम करता हूं। क्या बनाता हूं मैं? माय डियर डायरी। वो कौन थे बचपन में? है माय डियर डायरी, कौन तुम में से कोई है जो डायरी बनाता है? बनाते ना, फेंक दियो भाई, क्या काम है तेरे को? माय डियर डायरी कौन पढ़ता है इसको? या इंसान को इज्जत नहीं मिली, डायरी को भी डियर बोला जाएगा। चलो आओ,
तो भाई मान लो मेरी डायरी बनाने की फैक्ट्री है और मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोला है कि डायरी की जो कॉस्ट है वो अपने को रखनी 40 रुपए, और टुमारो मॉर्निंग तक, टुमारो मॉर्निंग तक ये डायरी मुझे 1000 क्वांटिटी के अंदर चाहिए। तो मैंने यार दो पर्सपेक्टिव रखे, पहला 1000 और दूसरा कॉस्टिंग 40 रुपए। अब अगर वो मुझे कल सुबह तक 1000 डायरी दे देते हैं, अगर ये वाला पर्सपेक्टिव मेरा पूरा हो जाता है, तो मैं बोलूंगा क्या है, मैनेजमेंट इफेक्टिव है। क्या है? इफेक्टिव है, यानी वो काम पूरा कर पा रहा है। दूसरी चीज, अगर वो 40 रुपए की कॉस्ट को इंक्रीज नहीं करते, 40 रुपए के खर्चे के अंदर अंदर ही काम कर लेते हैं, तो मैं बोलूंगा ये क्या है, एफिशिएंट। समझ में आ गया? अब कमाल की बात यह है कि अगर आपको धंधा चलाना है, मैनेजमेंट को सबसे बेहतरीन रखना है, तो आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सोचो कैसा हो, उसने 1000 डायरियां तो बना दी पर कॉस्ट कर दी 90 रुपए पर डायरी, तो क्या मैं शाबाशी दूं उसको? सर रेपट मार के बाहर निकालूंगा ना, वापस कभी आएगा नहीं। तो अगर मैनेजमेंट इफेक्टिव है, एफिशिएंट नहीं है, तो मेरे किसी काम का नहीं, खर्चा डबल हो गया। दूसरी कंडीशन ये सोचो, उसने कॉस्ट तो रखी 40 पर डायरी बनाई सिर्फ 30 या 400 500, कितने भी ले लो, 1000 से कम, तो भी मैं उसको लात मार के भगाऊंगा। अबे ऑर्डर तो 1000 का था। तो मैनेजमेंट तभी ढंग का हो सकता है जब ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली काम करे, यानी मैनेजमेंट शुड बी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बोथ एट द सेम टाइम, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से चलेगी। समझ में आ गया मैनेजमेंट की डेफिनेशन? अब जो डेफिनेशन होती है ना, ये बहुत सारे राज छुपाती है। राज छुपाने से मेरा मतलब है कि इकलौती डेफिनेशन में से हम बहुत सारे फीचर निकाल सकते हैं। कौन कौन से फीचर अभी बताएंगे, पहले एक चीज और पढ़ो मैनेजमेंट से रिलेटेड। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ये जो मैनेजमेंट का खेल है ना, ये सिर्फ बिजनेस तक नहीं है, मैनेजमेंट दुनिया में हर जगह रिक्वायर्ड होता है। अपने शादियों में गए हो किसी में, तो एक वैसा व्यक्ति होता है जो हलवाई के पास खड़ा होता है, हाँ भाई इसमें थोड़ा बेसन ज्यादा मिला, हाँ पनीर 4 किलो आया था, अभी तो 2 ही गया, बाकी 2 कहाँ हैं? हाँ 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 हाँ, ये गुलाब जामुन थोड़े मुलायम रखना, हाँ सही है सही है। ऐसा एक व्यक्ति होता है। क्या वो खुद काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बस काम को देख रहा है। जनरली ये फूफा जी वाली कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, ये उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड है, चाहे वो आपके खानदान में किसी की शादी हो, चाहे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे फेयरवेल ऑर्गेनाइज करना हो, चाहे कहीं घूमने जाना हो, चाहे XYZ कुछ भी करना हो, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। तो मैनेजमेंट का नेचर ये है कि वो दुनिया में हर जगह रिक्वायर्ड है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो है ही, पर उसके साथ साथ सब जगह रिक्वायर्ड है। ठीक है, बट इट इज नेसेसरी फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, इन ऑर्डर टू वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। समझ में आ गया? क्लियर हो गया मैनेजमेंट क्या होता है, पूरा 1 to 1। तो मैनेजमेंट एक कला है जिसके थ्रू हम दूसरों से काम कराते हैं ताकि हमारा गोल पूरा हो जाए। कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बस खत्म, ये डेफिनेशन हो गई। अब इसी डेफिनेशन में से हम निकालते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स। जब मैं आपसे बात करता हूं फीचर का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं आपको बोलूं जनाब इसका फीचर क्या है, इसके फीचर क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये कागज का है, सर इसमें 2 यूं हुक बने हैं, सर ये ब्राउन कलर का है, सर इसमें सामान आ जाएगा, सर पानी में ये खराब हो जाएगा। ये क्या है? ये इसके फीचर है। तो जब हमने फीचर्स की बात करी तो हमने इसकी अच्छाई भी पकड़ी और इसकी बुराई भी पकड़ी, दोनों के बारे में बात कर ली। तो जब भी हम मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो उसका फायदा नुकसान दोनों को ही एक ही पहलू में रख के समझेंगे। देखो, तो अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला फीचर क्या है कि मैनेजमेंट हमेशा एम करता है गोल पूरा करने के लिए। अगर हम गोल पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैनेजमेंट की जरूरत है, और मैनेजमेंट होगा तो गोल बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा होगा। हमने डेफिनेशन में भी यही बात देखी। देखो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गोल पूरा करना। तो अगर मैनेजमेंट है तो गोल पूरा होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। समझ गए? सेकंड, अपन ने एक बात देखी थी कि मैनेजमेंट जो है ना, वो शादी में रिक्वायर्ड है, फूफा वाली कंडीशन में।
वो बर्थडे पार्टी में रिक्वायर्ड है, वो फेयरवेल में रिक्वायर्ड है, वो किसी ट्रिप में रिक्वायर्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह रिक्वायर्ड है। तो इसलिए बिजनेस स्टडीज में जो चीज हर जगह रिक्वायर्ड होती है उसको नाम दिया जाता है परवेसिव। क्या नाम दिया जाता है बेटा? परवेसिव। परवेसिव मतलब इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। अब एक चीज याद रखना, जब हम आंसर लिखने की बात करेंगे ना, तो अपने दिमाग में ये बिठा लेना कि आंसर जो है ना वो बिजनेस की लैंग्वेज में लिखने हैं, ज्ञान नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे बालक होते हैं जो आंसर लिखते समय ना बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे देते हैं, इतनी बेहतरीन इंग्लिश लिख के आते हैं। तुम्हें इंग्लिश नहीं लिखनी है, तुम्हें बिजनेस लिखनी है। दोनों में बहुत बारीक फर्क है, पर वही फर्क तुम्हारे नंबर काटेगा या फिर देगा। अगर चाहते हो तो एक आंसर राइटिंग की वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आ जाऊंगा, ताकि साल की शुरुआत से तुम्हें पता रहे कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, चलो तीसरे के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल प्रोसेस है, हम इसको देख नहीं सकते। इंटेंजिबल शब्द सबको पता होगा, क्योंकि बिजनेस स्टडीज पढ़ने वाला हर एक बालक, मतलब हर एक तो नहीं, मतलब 90% बालक जो है ना वो अकाउंटेंसी से ताल्लुकात रखते हैं। और अकाउंटेंसी अगर तुमने अकाउंट्स अड्डा के मेरे दूसरे चैनल से पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा इस बात का कि इनटेंजिबल का मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो वो कहलाता है इंटेंजिबल। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल प्रोसेस है, इसको देखा नहीं जा सकता, बस इसको महसूस किया जा सकता है। कैसे महसूस करेंगे? हमने फूफा जी को खड़ा कर दिया हलवाई के पास, देखना कोई दिक्कत हो तो बताना। अब मैं फूफा जी हलवाई के पास खड़े हैं, बता रहे हैं हलवाई ऐसा कर ले, शादी में सब कुछ बहुत बढ़िया टेसड़ा पड़ी गया टाइप काम हुआ, तो हम जाके फूफा जी को क्या बोलेंगे? अरे यार आप ही की बदौलत, आप नहीं होते तो काम नहीं होता। तो ये क्या हो गया? इंटेंजिबल। हमने फूफा जी का काम नहीं देखा, बस महसूस करा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई, मतलब फूफा जी ने बहुत बेहतरीन काम किया होगा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एक दिन नहीं करना होता, एक बार नहीं करना। मैनेजमेंट लगातार करना है, हर बार करना है, बार बार करना पड़ेगा, तभी ये कुछ पॉसिबल होगा। हर रोज सुबह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट करना जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम लोग सुबह सुबह स्कूल जाते हो तो क्या प्रेयर में एक ही दिन लाइन बनाना सिखाते हैं, या हर रोज अरे इधर हो, पीछे वाला इधर, हाइट वाइज खड़े हो, एक हाथ का डिस्टेंस, ऐसे करते हैं ना? रोज करते हैं। आज से कर रहे हैं क्या? जब पहली में थे तब से कर रहे थे, 12वीं में आ गए तब तक कर रहे हैं। तो ये जो मैनेजमेंट का काम है ना, ये वो लोग भी रोज कर रहे हैं। जब वो लोग बिना प्रॉफिट कमाए रोज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कमाने वाला तो रोज करेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार करने का होता है अपने को। नेक्स्ट है, ये एक डायनामिक प्रोसेस है। अब ये डायनामिक शब्द को अपने दिमाग में क्या कर लो? बिठा लो। किधर? इधर जाके यूं बिठा लो। डायनामिक का मतलब बताओ। डायनामिक का सादा भाषा में मतलब होता है रेगुलर चेंजिंग। अब एक चीज समझना, हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो भारत है, भारत ही हमारा वर्ल्ड है, तो हमारा जो वर्ल्ड है, हमारा जो भारत है, ये लगातार बदल रहा है। वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रहा है हमारा भारत। लगातार हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें जो है हमें देखने को मिल रही। अब इस बदलते एनवायरनमेंट के अंदर अगर धंधे को सही रखना है, चलाते रहना है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? उसके साथ लगातार अपडेट होते रहना पड़ेगा, लगातार बदलना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक डायनामिक फंक्शन है। इसके अंदर जो मैनेजर होता है वो कोशिश करता है कि जो बाहरी दुनिया में बदलाव हो रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कराऊं, किसको? मेरे सारे एम्प्लॉइज को, ताकि वो क्या है, बढ़िया तरीके से कार्य करें। तो इसलिए उसको भी अपने तरीकों को लगातार अपडेट, बदलना पड़ता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर हम कंबाइन करते हैं इफेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी को। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना। इफेक्टिवनेस मतलब समय पे कार्य पूरा करना, एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य के अंदर क्या करना? क्या करना? सही तरीके से रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये शब्द याद रखना, फुल्ली यूटिलाइजेशन को छोड़ दो, चौथी क्लास में नहीं हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन शब्द देखो, बिजनेस इज ऑल अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस, बिजनेस इज ऑल अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस। अंबानी जी ने जियो की सिम निकाली ना, थी तो वो एक सिम ही थी, तो ले दे के सिम ही ना, पर इतना तामझाम सेट कर दिया एक सिम बेचने के लिए। तो इट्स अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस थिंग, कैसे चीजों को एक्सप्रेस करते हो। तो इसलिए अपनी लैंग्वेज को अपडेट करना शुरू करो, डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर खुद भी डायनामिक होते जाओ। नेक्स्ट है, मैनेजमेंट क्या है? एक कंपोजिट प्रोसेस है। कंपोजिट प्रोसेस का मतलब इसके अंदर एक स्टेप नहीं होती, बट बहुत सारी चीजें आती हैं। 5 स्टेप होते हैं इसके बेसिकली: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 ऐसे स्टेप हैं जो कि मैनेजर को करने पड़ते हैं, हर मैनेजर को करने पड़ेंगे, हर ऑर्गेनाइजेशन में करने पड़ेंगे, और यही आपके चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 है। तो मैनेजमेंट कोई एक प्रोसेस नहीं है, इट इंक्लूड्स 5 डिफरेंट थिंग्स, और वो पांचों चीजें मिला के मैनेजमेंट को बनाती हैं। अब मैनेजमेंट का एक स्पेशल फीचर है जो इन सबसे अलग है, क्योंकि वो पूछते हैं। 2 नंबर लेके जाना मुझसे आज, क्योंकि ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे, या तो इंडिविजुअली पूछ लेंगे, या किसी केस स्टडी में डाल के पूछ लेंगे, या फिर तुमसे एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूछ लेंगे, या फिर तुमसे एज अ पार्ट पूछेंगे कि 2 में से किसी एक को एक्सप्लेन करो, पर पूछेंगे जरूर। वो है मैनेजमेंट की अगला फीचर जो कहता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। अब मल्टी डायमेंशनल का मतलब है अलग अलग डायमेंशन में फैला हुआ है। सादा भाषा में बात करें तो मैनेजमेंट किसी एक चीज को डायरेक्ट नहीं करता है, मैनेजमेंट 3 अलग अलग डायमेंशन में काम करता है। कौन कौन? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन। इन 3 लोगों का हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं वर्क। हमारे पास एक काम है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उस काम का मैनेजमेंट कर। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई, तो गर्मियों की छुट्टियों में अपने को मिलता है गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क, है ना। दिल पे हाथ रख के बताना कितने लोगों ने छुट्टियां खत्म होने से एक दिन पहले करा, और कितने लोग ऐसे हैं जब टीचर मांगता है उससे एक दिन पहले शुरू करते हैं। तुम ही सही आदमी हो। हाँ, 15 मिनट हो गए तुम्हारे, अभी देता हूँ नोट्स, पहले ही खत्म करें। हाँ, करते ना अपन एंड में। तो अब क्या है, मान लेते हैं हमारी छुट्टियां खत्म हो गई और हमने अब तक होमवर्क उठाया तक नहीं है, अब तक छुआ तक नहीं है। तो पहले दिन स्कूल चले गए, टीचर ने मांग लिया होमवर्क, तो अब हम जुगाड़ लगा रहे हैं। क्या करना है, होमवर्क करना है। क्या करना है, होमवर्क करना है। क्या कब करना है, एक ही दिन में करना है। क्या कर रहे हैं हम, दिमाग लगा रहे हैं, 2 सुबह ये करेंगे, दिन में करेंगे, शाम को करेंगे, निपटा देंगे, एक ही दिन में निपटा देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं हम, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। होमवर्क करना है, होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। देखा है होमवर्क करेंगे कैसे, तो 2 ऑप्शन है अपने पास। ऑप्शन नंबर 1, खुद करेंगे। ऑप्शन नंबर 2, अपने किसी बेहतरीन दोस्त से कराएंगे, चलो दोस्तानी से कराएंगे। या ऑप्शन नंबर 3, अपनी किसी बहन से कराएंगे। यही 2-3 लोग होते हैं जो भाई हारे का सहारा होते हैं हम लोगों के लिए। तो मान लेते हैं कि हमने जुगाड़ लगाया कि हम होमवर्क अपनी बहन से कराएंगे। तो वो जो बहन है वो क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। होमवर्क है, बहन है। अब आखिरी काम हमारा रह गया है मस्का मारना। क्या रह गया है, मस्का मारना, यानी ऐसा जुगाड़ करना कि वो बहन उस होमवर्क को शांति से, प्रेम भाव से, मन भाव से, तन भाव से कर ले। तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी कि देखो इधर, ये है वर्क, ये है पीपल, पहले काम का मैनेजमेंट, फिर लोगों का मैनेजमेंट, और फिर ये लोग इस काम को करें, यानी कि ऑपरेशन, इसका मैनेजमेंट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया क्या, सबको आसानी से क्लियर हो गया। सो मैनेजमेंट डज नॉट मीन अ सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड्स 3 मेजर एक्टिविटीज। द फर्स्ट वन इज वर्क, सेकंड वर्क इज पीपल, एंड थर्ड वन इज ऑपरेशन। अब जो जो बालक हैं जो कि नोट्स मांग रहे हैं, पहले वो नोट्स ले लो, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको उसके बदले में पैसा नहीं देना है, 1 रुपया भी नहीं देना। हमने रिसेंटली अभी एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, बिल्कुल नया नवेला है, तो ज्यादा लोग नहीं होंगे उसके ऊपर। उस टेलीग्राम चैनल पे अकाउंट्स, इको, बिजनेस, इन तीनों सब्जेक्ट्स के कक्षा 11वीं के, 12वीं के, उसके बाद सीए फाउंडेशन और सीए में सीएस जो भी कुछ आप कर रहे हो, सीयूटी वगैरह, उन सब के नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सब कुछ हम फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। आपको अभी यहाँ एनिमेशन के थ्रू दिख गया होगा कि वो आपको कहाँ मिलेगा, पर उसको लेने से पहले अभी अपन आगे बढ़ जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा ना। चुपचाप अभी पढ़ लो, जाना नहीं, हमने नोट्स मिल गए, हम घर चले जा रहे, इधर तक आगे बढ़ते हैं। आ जा भाई, ठीक है ना। तो नोट्स ले लेना, क्लास के बाद अभी आ जाओ पहले था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव। अब देखो, पहले ऑब्जेक्टिव वर्ड का मतलब पकड़े। ऑब्जेक्टिव का सादा भाषा में मतलब क्या होता है, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, आखिर तू चाहता क्या है, क्या आखिर तू चाहता क्या है, वो कहलाता है अपना ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, दूसरों से काम करा रहे हैं, हम चाहते क्या है। तो यहां पर 3 प्रकार की चाहते हैं हमारे।
कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। 3 प्रकार की चाहते हैं हमारी, 3 प्रकार की इच्छाएँ होती हैं, 3 प्रकार के प्राणियों की इच्छाएँ होती हैं। कौन-कौन सी? एक ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड इच्छा, एक सोसाइटी रिलेटेड इच्छा, एक हमारे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड इच्छा। तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव का तात्पर्य होता है वो एंड रिजल्ट जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। 3 प्रकार के एंड रिजल्ट की हम बात करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और तीसरा पर्सन। पहले बात करते हैं कि मैनेजमेंट जो किया जा रहा है इससे ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है। तो ऑर्गेनाइजेशन 3 प्रकार की चीजें चाहती है और ये तीनों प्रॉपर सीक्वेंस में ही होनी चाहिए, तभी काम चलेगा। ऐसा टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले अपन ने नीचे वाली चीज कर ली, फिर ऊपर वाली कर ली, फिर बीच वाली कर ली। नहीं, ये प्रॉपर सीक्वेंस से चलेगा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन 3 चीज चाहती है। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्या बोला? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। पहले वो चाहती है कि कुछ भी करके एक नए बाजार के अंदर मैं बस सर्वाइव कर लूं, मैं जैसे तैसे बस आ जाऊं और रुक जाऊं और बस जाऊं बस यहां पर। सर्वाइव होने के बाद दूसरा कार्य क्या है? प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। अब सर्वाइव कर गए तो प्रॉफिट कमाओ, प्रॉफिट कमा लिया तो अब क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे। एग्जांपल के तौर पे आपको एक बढ़िया सा बताते हैं। मान लेते हैं हमारे वही डायरी का धंधा चल रहा है, मैंने एक नई नई फैक्ट्री लगाई, तो मैं सबसे पहले क्या चाहूंगा? बिकने लग जाए, बहुत सारा ही हो जाए, नहीं। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा, एकदम दिमागदार बिजनेसमैन हमेशा ये चाहता है कि पहला काम क्या हो कि लोग मेरी डायरी को जाने, लोग मेरी डायरी को पहचाने और इन डायरी की कंपनीज की भीड़ के अंदर एक मेरी भी कंपनी हो। फॉर एग्जांपल मान लेते डायरी के साथ साथ अपन वो कॉपी किताब जो होती है ना वो चल रही है, 2-3 कॉपी किताबों की कंपनियों के नाम बताओ, बता देना अपने आप। एक वो योगा आती है शायद, एक क्लासमेट आती है टाइप, है ना? ऐसे बहुत सारी आती है, तो अपन ने 2-4 अपने दिमाग में बैठा ली। तो मेरा पहला काम क्या होगा कि बाजार में जब कोई भी व्यक्ति एक कॉपी लेने जाएगा तो उनके दिमाग में जो 4 कंपनी है उनमें से एक कैसे भी करके मेरी हो, उनमें से एक कैसे भी करके मेरी हो। तो मैनेजमेंट का पहला कार्य होता है कुछ भी करके बाजार में मार्केट शेयर ले लो। क्या ले लो? मार्केट शेयर ले लो, मार्केट सेंडिंग कर दो, खड़े हो जाओ बाजार में, अपना नाम चला दो। ये काम अंबानी जी ने भी किया था। 3-4 टेलीकॉम वो चल रही थी अपनी सिम में, पर क्या करे, उनके बीच में बोले इतने इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं कैसे आऊंगा? कुछ नहीं, सब फ्री में दे दो। पूरे बाजार में हल्ला हो गया जियो, पूरे बाजार में हल्ला हो गया जियो। अब कोई भी जाता ना सिम लेने तो 3 के साथ एक चौथा भी उसके दिमाग में होता है, जियो की ले लें क्या? तो सबसे पहला काम क्या होता है? सर्वाइवल। अब मैंने बहुत सारी मार्केटिंग करके पूरा मैनेजमेंट मेरा दिमाग दिमाग लगा लगू के इधर उधर जुगाड़ करके कैसे भी करके मैंने लोगों के दिमाग में वो 4 ऑप्शन डाल दिए। समझ गए? तो अब मैं सर्वाइव कर गया हूं क्योंकि लोगों को पता है कि मेरी कंपनी एग्जिस्ट करती है। अब मैं उन मार्केट प्लेयर्स में से एक हूं, पर कैसे काम हो जाएगा? नहीं होगा। तो अगला काम क्या है? हम अपने मैनेजमेंट को बोलेंगे देख अच्छी बात है तूने लोगों के दिमाग में डाल दी अपनी कंपनी का नाम, पर अगला काम जो है ना वो है प्रॉफिट। नाम दिमाग में रखने से कुछ नहीं होने वाला, अब व्यक्ति खरीदना चाहिए। तो अगला काम क्या होगा? प्रॉफिट। पर ये कब होगा? जब पहले सर्वाइवल होगा। बिना सर्वाइवल के प्रॉफिट जिसने भी किया है वो जिंदगी भर बर्बाद रहा है। तो पहले सर्वाइवल करा, उसके बाद अगला काम क्या है? प्रॉफिट बनाना। अब मैंने प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। मेरे मैनेजमेंट ने बहुत सारे जुगाड़ करे, ऐसे 10-20 तरीके के मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लगाई और प्रॉफिट कमाना हमने शुरू कर दिया। प्रॉफिट आ गया, मैनेजमेंट क्या बात है मेरा मैनेजर, तेरे को मेरी तरफ से 4 दिन का हॉलिडे, चल जा भाई। ऐसे क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो घर चले जाते, सो जाते, और क्या काम है? नहीं। अब यहां पर तीसरा कार्य आता है, आपने प्रॉफिट तो कर लिया, अब आगे तो बढ़ो। अब क्या करो? ग्रोथ करो। क्या करो? ग्रोथ करो। आप देख रहे हैं जियो जब बाजार में आया था तो मात्र इतनी सी सिम लेके आया था, इतनी सी सिम थी और कुछ नहीं था उसका प्रोडक्ट। आज आप बाजार में इधर उधर घूमो, आपको जियो हर जगह दिखेगा, चाहे वो जियो सिनेमा हो, चाहे वो जियो फाइबर हो, चाहे वो जियो के वो क्या कहते हैं सेटअप बॉक्स हो, या फिर जियो का अजियो ऐप हो, या फिर कोई और फलाना टीम का जियो के 50 प्रोडक्ट चल रहे हैं उनमें से कोई एक हो। तो पहले करो सर्वाइव, सर्वाइव करने के बाद कमाओ प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के बाद अब बढ़ने की सोचो। अब कॉपी किताब के अलावा मैंने पेन निकालने शुरू कर दिए, फोल्डर निकालने शुरू कर दिए, स्टिकी नोट्स निकालने शुरू कर दिए, डायरीज निकालने शुरू कर दी, किताबें प्रिंट करना शुरू कर दिया। ये सब क्या हुआ? ये हुआ ग्रोथ। जब किताबों की बात आई है तो बालको, अगर अब तक आप लोग इकोनॉमिक्स की कोई बेहतर किताब ढूंढ रहे हो
तो देखो बाजार में ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 2 पुस्तकें हैं जो कि इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स इसी चैनल के नाम पे चलती हैं। इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। और वो इतनी पतली है और वो इतनी सी है, जिसके अंदर आपका पूरा कोर्स कराया हुआ है विद क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। उसी के अंदर वीडियो भी मिल जाएंगी, स्कैन करना, पूरी वीडियो ले लेना, तो टॉपिक पढ़ते जाना, उसकी वीडियो देखते जाना, साथ साथ में पिछले साल के पेपर और एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। और अब तक 1 लाख से ज्यादा बच्चे उन किताबों को खरीद के अपने बेहतरीन नंबर ला चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके ले लेना। हम नहीं कमाएगा मतलब ऐसा क्या बात हो गई? अब इंडियन बिजनेसमैन है तो क्या पैसा नहीं कमाएगा क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के समझ गए अपन। पहला क्या है? सर्वाइवल, फिर होता है प्रॉफिट, फिर तीसरा होता है ग्रोथ। ये तीनों सीक्वेंस होना जरूरी है, विदाउट सीक्वेंस होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद हो जाएगी। अब हो गया भाई साहब अपना काम, चलते उनकी तरफ जो कि ऑर्गेनाइजेशन को बाहर से देख रहे हैं, यानी कि सोसाइटी। अब एक सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी चाहती है कि जनाब अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, सोसाइटी चाहती है कि रोजगार दो, सोसाइटी चाहती है कि अच्छी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करो जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, सोसाइटी चाहती है कि आप चैरिटी करो। आज टाटा ग्रुप को हम जानते हैं तो वो उनके प्रोडक्ट के साथ साथ उनकी चैरिटी की वजह से भी जानते हैं। तो ये क्या हुआ? ये भी एक तरीके का स्टंट ही है, ये भी एक तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ही काउंट किया जाएगा। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? ये सोशल ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में आता है। तो अब हमारा मैनेजमेंट इनके साथ साथ एक और चीज पे दिमाग लगाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की सोशल इमेज बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। और वो बेहतरीन कैसे होगी? जब हम ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को वो देंगे जो सोसाइटी हमसे चाहती है। तो सोसाइटी ये सारी चीजें चाहती है। अब एक बार अपने दिमाग में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और ये सोचो कि तुमने जितने प्रोडक्ट्स आज तक खरीदे, क्या उन कंपनियों ने कभी इनमें से कोई काम किया है क्या? क्या आपको ऐसा दिखा कि हाँ यार ये तो उसने इसी तरीके से किया था? अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, टाटा ग्रुप ने चैरिटी करी, तो वो एक इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कई कंपनीज कहती हैं कि हमसे पढ़ो और हम ही पे लगो, पहले पढ़ लो फिर क्या कहते हैं नौकरी लग जाओ। तो ये क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ऑप्शन आपको दे रहे हैं। अच्छी क्वालिटी टाटा इसलिए भी फेमस है क्योंकि वो क्वालिटी अच्छी देता है। एयरटेल को लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एयरटेल की क्वालिटी और उसके टावर बहुत सॉलिड तरीके से पकड़ते हैं। नहीं, मेरे पास नहीं है एयरटेल, पर बता रहा हूं एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? जैसे एयरटेल ने एक ऐड निकाला था, कंप्लेंट्स कितनी है इसके ऊपर, बहुत सॉलिड ऐड लगा मेरे को वो, कि भाई हम है ना पूरे भारत में एक ऐसे वो लगवा रहे हैं जिसमें हम अपनी कंप्लेंट्स बता रहे हैं कि हमारे पास कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं। अब लोगों ने पूछा साहब ये क्यों बता रहे हो? हम चाहते हैं कि जीरो हो जाए। अब देखो कितना ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। बोले ऐसी कंपनी जिसमें कोई कंप्लेन ही नहीं है, ऐसी कंपनी जो अपने कस्टमर की सारी कंप्लेन खत्म कर देती है। अच्छा हो गया ना, एक मार्केट स्टैंडिंग बन गई ना उनकी, यार क्या बेहतरीन। यानी कि कस्टमर को कैसा लगा, यार ये कंपनी बहुत बेहतरीन है। कोई कंप्लेन होगी खट से, आप एयरटेल का अगर आप यूज करते हो, मेरे पर एयरटेल का वो है, फाइबर है। उस फाइबर में बहुत बेहतरीन चीज है, आपके पास भी होगा अगर एयरटेल का फाइबर या फोन, तो एक एयरटेल थैंक्स ऐप करके आता है। आप उस ऐप के अंदर अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भाई मेरा ये फाइबर है और मुझे दिक्कत है। वो एआई बॉट ही है इसके अंदर जो आपको जवाब देगा। और अगर उससे ये चीज सॉल्व नहीं हुई तो आप इंस्टेंटली एक क्लिक करके सर्विस बुला सकते हैं अपने घर पे विद इन 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स। अब आप देख रहे हो कितना फास्ट कंप्लेन का रिजॉल्व हो गया, कितना फास्ट। ये क्या है? ये एक सोशल इमेज बिल्ड करता है और इसी के इर्द गिर्द एयरटेल ने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी। समझ में आ गया? तो पहले हमारे मैनेजमेंट का काम था कि ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ कराओ। इसके साथ साथ हमारे मैनेजमेंट का काम था कि भाई सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बिल्डअप करो। और इसके साथ साथ एक और काम होता है हमारे मैनेजमेंट का, वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की तरफ मतलब कि हमारे जो लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, जो लोग दिन रात खून पसीने की कमाई यहां से कमा के लेके जा रहे हैं, उन लोगों को भी तो कुछ बेहतरीन करना है, वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन से कुछ चाहते हैं। तो एज एन एम्प्लॉय मैं ऑर्गेनाइजेशन से क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि मेरे को अच्छी सैलरी मिले, मेरा अच्छा एनवायरमेंट हो काम करने का, मेरी रेगुलर ट्रेनिंग हो, और मेरा क्या हो साथ साथ में डेवलपमेंट हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक पीयर रिकॉग्निशन मिले, पीयर रिकॉग्निशन मतलब मेरे को थोड़ी बहुत इज्जत मिले। तो ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन का हर व्यक्ति जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो चाहता है। अब सोच के देखो, एक ऐसा मैनेजमेंट, एक ऐसे मैनेजर्स का ग्रुप जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी दिला रहा है,
उसको बढ़ा भी रहा है। सोसाइटी में बहुत सॉलिड इमेज भी चल रही है, सोसाइटी भी खुश है। और तीसरा, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसको भी सॉलिड तनख्वाह, उनके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने में सफल हो गए तो क्या आपको दुनिया में कोई हरा सकता है? कोई भी हरा सकता है क्या? सोच के देखो। ना आप प्रॉफिट कमाने में पीछे हो, ना सोसाइटी आपसे डरती है, ना सोसाइटी आपको खराब बोलती है, सोसाइटी के लिए आप भगवान हो, और आपके एम्प्लॉइज जो है ना वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ही नहीं जाना चाहते। ये तीनों चीजें अगर आपने कर ली तो आप क्या हो गए? आप राजा बन गए इस देश के। समझ रहे हो? राजा बन गए आप इस देश के। और ये सब हमने कब सीखा? कक्षा 12वीं के पहले चैप्टर के अंदर। तो सोच के देखो इस पूरी 12वीं की जर्नी में ऐसी कितनी सॉलिड सॉलिड लीडरशिप वाली चीजें होंगी, जिनको अगर प्रॉपरली हमने समझ लिया ना तो 12वीं के बाद धंधा खड़ा कर लिया ना तो राजा बन जाएंगे। पर ये है बिजनेस स्टडीज की ताकत। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? ज्यादातर लोग इंपॉर्टेंस को पहले पढ़ाते हैं और ऑब्जेक्टिव को बाद में पढ़ाते हैं, पर हम थोड़े से उल्टे हैं। हमने पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा है फिर इंपॉर्टेंस पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम थोड़े कॉमर्स वाले हैं और कॉमर्स वाले थोड़े आलसी होते हैं। आलसी इन द सेंस वो चाहते हैं कि तुम चीजें ज्यादातर अपने आप ही समझ लो। वो कैसे? क्यों जरूरी है मैनेजमेंट? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और किधर गया रे? अच्छा ये रहा सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव ही तो पूरे हो रहे हैं। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? देखो किसी भी चीज की अगर जरूरत पता करनी हो ना, आपको अपनी अहमियत पता करनी है ना, अगर पता करनी है तो जिन 4 लोगों के बीच में अपनी अहमियत पता करना चाहते हैं उन 4 लोगों के ग्रुप को कुछ देर के लिए छोड़ दो, बाकी 3 को अपने आप तुम्हारी अहमियत पता लग जाएगी। तो अगर तुम्हें किसी भी चीज की इंपॉर्टेंस पता करनी है तो ये सोचो कि अगर मैनेजमेंट नहीं होगा या वो नहीं होगा तो क्या क्या दिक्कतें आए, उसका अपोजिट लिख दो, तुम्हारा इंपॉर्टेंस का काम खत्म। तो मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अंदर काम करने वाले लोगों के ऊपर ध्यान रखता है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सोसाइटी का डेवलपमेंट करता है। और क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि एनवायरनमेंट को डायनामिक बनाता है। अपन ने भी बात की कि मैनेजर कोशिश करता है क्या कि जो बाहर बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को क्या करूं, लगातार बदलता रहूं। तो ये क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है एक डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की। ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को कम कर रहा है। कैसे? एफिशिएंसी के थ्रू। पहले ही डेफिनेशन में पढ़ लिया था अपन ने ये सब। कुछ नया पढ़ रहे हो क्या? कुछ भी नया नहीं पढ़ रहे। देखो कितने कमाल की बात है कि हमने मतलब 4 टॉपिक पढ़ लिए। टोटल 7 टॉपिक हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। चौथे टॉपिक तक आ चुके हैं और अभी भी अपन उसी 2 लाइन की डेफिनेशन के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। यानी कि वो डेफिनेशन कितनी कमाल की है। बिजनेस स्टडीज के अंदर समझना बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान। तो अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो इसका मतलब तुम अपने पढ़ने के तरीके में कुछ गलती कर रहे हो। पढ़ने का तरीका बदलो, बहुत सॉलिड तरीके से नंबर आएंगे। समझना मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो लिखना है। अभी पहले समझ लेते फिर लिखने की बात कर लेंगे। चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट टुवर्ड्स गोल। अब देखो जब इंपॉर्टेंस की बात करी तो हमने क्या बोला कि हमें गोल की तरफ डायरेक्ट करता है। जब हमने फीचर की बात करी तो क्या बोला था? एम्स एट अचीविंग गोल। दोनों में एक ही बात करी है। पर जब फीचर बोले तो बोले यार ये देखो बुरा है, ये कागज का है। जरूरी क्या बोला? ये प्लास्टिक बचाता है। दोनों में एक ही बात बोली है पर बोलने का तरीका बदल दिया। इसी को कहते हैं बिजनेस स्टडीज की लिखने की कला। और क्या है? ये हार्मोनी करता है। क्या? हार्मोनी टू वर्क लेकर आता है। अब हार्मोनी को 2 टुकड़ों में तोड़ो। व्हाट इज हार्मोनी? जिससे किसी को हार्म को नहीं, वो कहलाता है हार्मोनी। क्या? जिससे किसी को हार्म को नहीं, कोनी मतलब नहीं, जिससे किसी को हार्म को नहीं वो कहलाता है हार्मोनी। तो ये क्या करता है? तालमेल बिठा के, मेल जोल बिठा के प्रेम भाव से काम कराने का कार्य करता है। सोच के देखो अगर तुम्हारा क्लास टीचर ही ना हो तो हम क्या करेंगे? हम पंखे यूं मोड़ देंगे। क्यों? ये तो खैर पता नहीं, पर हमें बड़ा मजा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट जरूरी है क्योंकि वो क्या करता है? हार्मोनी लेकर आता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत को परेशानी ना हो इस बात का ध्यान रखता है। मेरा फोन बज रहा है और बजने तो चलो कोई बात नहीं, पहले तुम पढ़ लो फिर ही बात करेंगे। आगे बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो दुनिया में एक चीज ध्यान रखना कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टुकड़ों में चलती है।
आप देखो एक चीज समझो, ये ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड नहीं है, ये सब जगह ही ऐसा है। क्या है? सब जगह ही ऐसा है। तुम्हारे स्कूल में देखो, प्रिंसिपल, क्लास टीचर, मॉनिटर, 3 लेवल हो गए। भारत में देखो, पहले भारत देश, फिर तुम्हारा स्टेट, फिर तुम्हारा शहर, 3 टुकड़े आ गए। तो दुनिया में हर जगह लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की जब भी बात होती है तो जनरली 3 ही लेवल निकल कर आते हैं, टॉप, मिडिल, लोअर। जितना ज्यादा ऊपर जाते जाओगे उतना ही ज्यादा लोग कम होते जाएंगे, क्योंकि ऊपर सबसे कम लोग होते हैं। जितना आप ऊपर उठते जाओगे ना ज्ञान में, उतने आपके इर्द गिर्द लोग कम होते जाएंगे। इसलिए लैम्बोर्गिनी में 2 ही सीट होती है, समझ रहे हो? बोले ज्यादा लोग नहीं बैठते यहाँ पे। इनके पास लैम्बोर्गिनी होगी, उसके सारे दुश्मन ही होंगे, दोस्त नहीं होंगे गाड़ी में बैठने वाले। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे लोग कम होंगे। इसलिए जब भी आप इसका डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके से डायग्राम बनता है। ये है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और ये है टॉप लेवल मैनेजमेंट। पहले टॉप के बारे में बात करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अंदर कौन लोग आते हैं, पहले वो समझो। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर वो लोग आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का चेहरा है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जियो, आप मैंने आपको बोला तो आपके सामने किस व्यक्ति का चेहरा आया? आप बोलोगे सर मुकेश अंबानी। टाटा नाम बोला तो किस व्यक्ति का चेहरा आया? तो आप बोलोगे रतन टाटा जी। मैंने बोला इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, तो आपके सामने किसका चेहरा आया? अरे बोलो। हाँ, मेरा ही आएगा ना, और किसका आएगा रे? तो ये क्या है? ये फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन इनके चेहरे के हिसाब से चलती है। जब इनके चेहरे के हिसाब से चलेगी तो इनके ऊपर सबसे बड़ी क्या होगी? जिम्मेदारी। क्योंकि अगर इनकी इमेज खराब हुई तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन तहस नहस हो जाएगी। पिछले 2 साल इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स को मैंने नहीं दिया, मैं छोड़ गया था इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स। मैंने कहा ठीक है, बाकी लोग चला लो। तो अब वापस आए हैं अपन, क्योंकि इमेज खराब हो गई इसकी। ठीक है, तो हम वापस आ गए हैं। अब मैंने कहा सब हटो, मैं चलाऊंगा, क्योंकि अपना ही बच्चा है यार ये। ठीक है, तो ये क्या है? ये इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी इमेज बेहतर है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बेहतर है। इनकी और ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल अमूमन बराबर होती है, अगर ये एक ही कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि लेट अस सपोज बोट, BOAT, जो तुम्हारी हेडफोन की कंपनी है, तुम्हारे सामने किसका चेहरा आएगा? अमन गुप्ता। लेंसकार्ट की बात करूं, पीयूष गोयल। ये क्या है? अपने आप आ रहा है ना, मतलब हम कुछ नहीं बोल रहे। तो ये वो लोग हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं। ये वो पर्सन है जो एसेंशियल होते हैं, बिल्कुल जरूरी होते हैं। किसके लिए? लीडिंग एंड डायरेक्टिंग। ये लीड करते हैं, ये डायरेक्ट करते हैं कि हम कहां जाने वाले हैं, किस रास्ते जाने वाले हैं, क्या हमारा लक्ष्य होने वाला है। ये ऑब्जेक्टिव डिसाइडिंग वाले लोग होते हैं। एग्जाम्पल, चेयरमैन हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, CEO हो गए, CFO हो गए, COO हो गए, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। समझ गए? ऐसे बहुत सारे और लोग भी होते हैं। अब ये लोग काम क्या करते हैं? बहुत सिंपल काम है। ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, क्या करना है ये डिसाइड करते हैं। पॉलिसी बनाते हैं, क्या क्या नहीं करना है, कैसे करना है। ये पैसे का जुगाड़ करते हैं। ये काम करने के लिए 2000 करोड़ रुपए लगेंगे, तो वो कहां से आएंगे? चौथा, ये दुनिया के सामने अपनी इमेज दिखाते हैं, ताकि इनकी इमेज के पीछे इनका सामान खटाखट 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 क्या होता रहे? बिकता रहे। क्योंकि जनता को पता है कि यार हम इस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं, और जब हम इस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तो इसके द्वारा बनाए गए सामान पर भरोसा करेंगे, क्योंकि इसकी मॉरल वैल्यू से हम जस्टिफाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी जो इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स और अकाउंट इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स की जो किताबें हैं, मैक्रो, माइक्रो, इंडियन इकोनॉमी, इस पर लोग भरोसा करते हैं। अब उन किताब के चक्कर में भरोसा तो अब करने लगे हैं, क्योंकि जब लोग पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला कॉन्सेप्ट है। पर उससे पहले क्या आता है? हाँ यार, ये व्यक्ति बोल रहा है, ये समझाता अच्छा है, तो अगर इसने किताब बनाई होगी ना तो इसने बहुत आसानी से बताई होगी। जब बच्चों ने ये इस बात पर भरोसा किया, किताब ली, उसके बाद उनको समझ में आया यार सही बात है। तो इसलिए क्या हो रहा है? आज बेस्ट सेलर बन गई वो किताब। तो ये वो लोग होते हैं जो कि फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं। अब इन्होंने पॉलिसी बना दी, क्या इनको काम करना है? क्या अंबानी जी बैठेंगे, ला भाई टावल लगा, पेच कस लिया, लगाते नहीं करेंगे ना। तो वो ये दिमाग लगा के किसको देंगे? मिडिल लेवल मैनेजर को ये पास ऑन कर देंगे। अगली बात कर लेते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर। तो ये भी मैनेजर है, वर्कर नहीं है। ये क्या है? मैनेजर है। बेसिकली जो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, प्रोडक्शन हेड, सेल्स हेड, मार्केटिंग हेड, एडवर्टाइजमेंट हेड, ये लोग जो है ना, ये इसके अंदर आते हैं।
ये क्या काम करते हैं? दे आर द लिंकिंग पेन बिटवीन टॉप एंड लोअर। अब समझना, हेड लोग काम नहीं करते, ये दूसरों से काम कराते हैं, तो ये भी हेड है। तो प्रोडक्शन हेड खुद काम नहीं करेगा, टोटल जो काम आया उसमें प्रोडक्शन का जो काम है वो मैंने पकड़ ला। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे नीचे वाले को बुला रहा हूं, देख अपना ये काम है, तुझे अपने वर्करों से ये काम करवाना है। तो मैंने क्या करा, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से प्लान बना दिया। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले की बात को नीचे वाले तक पहुंचा रहा हूं, मैं ऊपर वाले की बात को नीचे वाले तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। तो मैं क्या हुआ, एक लिंकिंग पिन हुआ, यहां से यहां तक का लिंकिंग पिन, ये पूरा रास्ता, ये कहलाता है आपका मिडिल लेवल मैनेजर। दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स मेड अप बाय टॉप लेवल मैनेजर टू द लोअर लेवल, ऊपर से नीचे ले जाने का कार्य करते हैं। इसके अंदर हर डिपार्टमेंट के हेड आते हैं, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारे के सारे हेड इसके अंदर आते हैं। सर इनका काम क्या है फिर? मतलब ये तो सिर्फ ऐसे हो गए, ये तो पाइप हो गए बस, ऊपर से पानी आया नीचे तक पहुंचा दिया, बीच में पाइप का काम। बिल्कुल सही है, यही काम करते हैं, ढीले डाले हैं ये आदमी। कौन से काम करते हैं ये प्लान्स बनाते हैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए। टोटल अंबानी जी ने कहा कि जियो को फैलाना है, 2000 करोड़ के बजट के अंदर काम करना है, तुम्हें हर शहर में एक टावर लगाना है। उन्होंने तो बस इतना कह दिया ना। अब प्रोडक्शन वाला कॉस्ट देखेगा अपनी और उसके हिसाब से रॉ मटेरियल बनाएगा। सेल्स वाला ये समझेगा कि हम किस तरीके से इसकी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, किस तरीके से इसको बेच सकते हैं, कितना प्राइसिंग रख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग वाला सोचेगा ये जो टावर खड़े हो गए इसके बारे में जनता को कैसे बताएंगे। तो ये क्या हो रहा है, हर डिपार्टमेंट का बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्या करते हैं, अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन करते हैं विद अदर डिपार्टमेंट्स। अब सोचो, प्रोडक्शन वाला को जो काम कर रहा है सेल्स वाले को पता ही नहीं, मतलब जो बन रहा है वो बनाने वाले को पता है, पर जिसको वो सामान बेचना है उसको आइडिया ही नहीं है। क्या होगा, जिंदगी झंड। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी अपन बोल रहे हैं कि भाई मैं एक नया बैच लॉन्च कर रहा हूं, ऑनलाइन बैच लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, किसका, सीयूईटी सन 2024 के लिए। ठीक है भाई साहब, मैंने यहाँ अनाउंसमेंट कर दिया, मैंने कहा ये नीचे नंबर है, अभी नंबर नहीं है क्योंकि अभी बैच भी नहीं है, नीचे नंबर है, इस नंबर पर फोन करके आप पता कर लो, 25% ऑफ मेरी तरफ से ले जाओ। अब मैंने बोल दिया, तुमने खटखट कर फोन लगा, हाँ जी वो गौरव सर ने कहा था बैच है, बोले कौन सा बैच, अरे वो सीयूटी, कौन गौरव सर पहले ये तो बताओ, अरे 25%, अरे 5% नहीं दो, पहले बोल कौन रहे हो ये तो बताओ। तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन चलेगी क्या, नहीं चलेगी। तो ये क्या करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने का भी कार्य करते हैं। मैं एज अ क्या कहते हैं हेड, मैं तो खैर टॉप लेवल में आ गया, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं अगर प्रोडक्शन हेड हूं तो मैं सेल्स वाले के साथ टच में रहूंगा कि भाई ये है, ऐसे ऐसे आपको बेचना है, ऐसे ऐसे कार्य करना है, ये सारा हम आपस में कोऑर्डिनेट करते चलेंगे। समझ में आ गया। साथ साथ अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना। एक चीज समझे तुमने, हम बचपन से मोटिवेशन के पीछे भाग रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत खतरनाक बात है, मेरे को भी ये मोटिवेशन वाली लाइन सुन के ही आज समझ में आई ये बात। हम बचपन से मोटिवेशन के लिए भाग रहे हैं। तुम एक बात बताओ, जब अपन ने टॉप लेवल की बात करी थी तो क्या वो कहीं से मोटिवेट हो रहा है? क्या टॉप लेवल मैनेजर कहीं से मोटिवेट हो रहा है? क्या मिडिल लेवल कहीं से मोटिवेट हो रहा है? वो अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, खुद नहीं हो रहे। क्योंकि जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर तुम मोटिवेट हो रहे हो तो सोच लो कि तुम खुद ही एम्प्लॉय बन रहे हो, दुनिया नहीं बना रही तुम्हें एम्प्लॉय, खुद ही तुम बन रहे हो। ये तो दुनियादारी में तुम्हें बहुत सारे कोचेज है ना, सिखाते हैं कि ये करना है, वो करना है, ये ऐसा वैसा, वो क्या कर रहे, तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं। अब मोटिवेशन की जरूरत पड़ती नहीं है राजा को, मोटिवेशन की जरूरत प्रजा को पड़ती है। तुम प्रजा बनने की तैयारी कर रहे हो, राजा का एटीट्यूड लाओ। अरे क्यों, क्या करना, मोटिवेट, ये काम करना है तो करना है, खत्म बात। सोचना क्या है इसमें, क्यों मोटिवेट होना है। सुबह मूड बनाएगा अपन उठ के, सुबह 6 बजे उठेंगे तो ये काम करें, 7 बजे उठा, अरे तो कोई बात नहीं, कर ले। मोटिवेट होने की जरूरत क्या है? मोटिवेशन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो बस बना दिया गया उन लोगों का जो मोटिवेशन के नाम से तुमसे पैसा ऐंठते हैं। समझ गए, चलो आ जाओ। अच्छा तुम लोगों ने एक चीज सोची, अभी मेरे को थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति आए थे, तो उसने ये बात मेरे को डिस्कस करी, तो मैंने बड़ा झाड़ा उसको। तो तुमने कभी ये बात सोची कि कई आजकल ऐसे चल गए हैं कि 2 घंटे की फ्री वर्कशॉप,
3 घंटे की फ्री वर्कशॉप आपके लिए ले रहे हैं, तो उनसे उसका मोटिव क्या होता है? मतलब व्हाट इज़ द बेसिक पर्पज़ कि वो 2 घंटे की फ्री वर्कशॉप आपको दे रहा है? उसके पीछे बहुत बड़ी गणित चलती है। मान लो तुमने ना एक फ्री वर्कशॉप में अटेंडेंस लगा दिया, तो उस फ्री वर्कशॉप में रजिस्टर करने के लिए तुम्हें पहले अपना नंबर देना पड़ेगा। तुमने नंबर दे दिया। अब आप तो फ्री वर्कशॉप में जाओगे, वहाँ कुछ कराएँगे नहीं, बस आपका टाइम खोटी करेंगे 2 घंटे, 2.5 घंटे, और कमाल की बात पता है क्या है? वो तुम्हें लाइव भी नहीं दिखाएँगे। अभी मैंने रिसेंटली एक एआई रिलेटेड वर्कशॉप में घुसा था। मैंने कहा देखे तो सही ये क्या करा रहे हैं आजकल, एआई एआई खूब चल रहा है। तो मैंने कहा चलो नॉलेज लेते हैं। बिज़नेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग, सब ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं घुस गया। तो उस वर्कशॉप में मैं जैसे ही गया, वो भाई गूगल मीट चल रहा था। इतने लोग हैं, 1000 लोग हैं। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया। वो थोड़ा महँगी वाली थी, पेड वाली थी। तो मैं घुस गया, मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, क्या बात है। करते-करते उस व्यक्ति ने एक एग्ज़ाम्पल दिया यूट्यूब का। और जैसे ही उसने एग्ज़ाम्पल दिया, आई एम रेडी। मैंने कहा दिखाइए भाई क्या। तो वो चलते-चलते यूट्यूब का एक पेज खोल दिया, और यूट्यूब पे जब आप कोई भी वीडियो देखते हो, उसके सजेशंस में आपको कई सारे वीडियोस दिखते हैं। तो उनमें एक वीडियो थी, आपने एक चैनल सुना हो, सोच बाय मृदुल मधोक, शायद नाम यही है जहाँ तक मेरे को आइडिया है। तो उस व्यक्ति ने एक वीडियो डाली हुई थी जो 1 डे अगो दिख रहा था। अब अपन कॉमर्स वाले, और वो भी यूट्यूब, तो अपना दिमाग चला। मैंने कहा लेट्स ट्राई। तो मैं फटाफट यूट्यूब पे गया और मैंने देखा कि इस व्यक्ति की ये वाली वीडियो कब अपलोड हुई थी। भाई साहब तुम मानोगे वो लाइव क्लास चल रही थी, ऐसे दुनिया सोच रही थी। वो वीडियो 3 हफ्ते पहले अपलोड थी। अब मैंने उसको मैसेज करा। मैंने कहा ए भाई, तुम यार थोड़ा तो शर्म करो। तुम अगर पेड ले रहे हो तो लाइव तो चलाओ। तो उसका फिर ऐसे मैसेज आता है लाइव है। अरे मैंने कहा बावड़िया लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है ये। तो ये क्या है, ये सारे झोल हैं जो किए जाते हैं। अब तुमसे जो ये 2 घंटे 3 घंटे की वर्कशॉप लिखवाते हैं ना ये लोग, एक तो रिकॉर्डेड है तो इनको ज़्यादा हत्या नहीं है। तो फिर इनका बेसिक पर्पस क्या है? 2 पर्पस होते हैं इनके। पहला तो वो जो हमको सबको पता है कि इसके अंदर कोई कोर्स वोर्स बेच देंगे, और दूसरा एक बहुत बड़ा पर्पस होता है जिसके बारे में तुम जानते नहीं। तुमने कभी देखा है कि तुमको अलग-अलग एप्लीकेशन से मैसेज आ रहे हैं? इसके मैसेज, उसके मैसेज, इसके ऑफर, उसके ऑफर, कभी जीमेल पे आ रहा है, कभी किस पे आ रहा है। उन लोगों को तुम्हारी जीमेल आईडी और नंबर कहाँ से मिला? यही वो लोग हैं जो तुम्हारे नंबर का धंधा करते हैं। तुमसे फ्री में वर्कशॉप अटेंड कराई या कुछ भी कराया, सब नहीं, ज़्यादातर उस नंबर को सेल आउट करता है। किसको? उन लोगों को जिनको तुम्हारी ज़रूरत है, कि जिनके तुम प्रोबेबल कस्टमर हो। तुम्हारी उम्र देख लेंगे, 19 से 27 से क्या कर रहा होगा, या तो नौकरी कर रहा होगा या ढूँढ रहा होगा। ठीक है भाई साहब, इसको दो नौकरी की ऐड। ये बहुत सॉलिड मार्केटिंग है, इतनी गंदी कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है? आ जाओ अपन वापस आ जाते हैं टॉपिक पे, मैं लंबा निकल गया। आगे बात करते हैं मिडिल लेवल का। इंटरप्रेट द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल। जो टॉप लेवल ने प्लान्स बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, उनको लोअर लेवल तक लेके जाने का कार्य जो है ना, वो भी ये लोग करते हैं। लोअर लेवल अपने आप नहीं आएगा, क्लास के मॉनिटर को कभी पता नहीं चलेगा प्रिंसिपल ने क्या बोला है। बीच में क्लास टीचर आएगा जो उसको समझाएगा, देखिए ये होना है। समझ गए मिडिल लेवल। अब तीसरे लेवल के ऊपर आते हैं। मैं थोड़ा लंबा चला गया, कोई बात नहीं, बहुत सच्चाई से दिखा दी मैंने ज्यादा ही। चलो, लोअर लेवल मैनेजर्स। अब लोअर लेवल मैनेजर्स कौन से होते हैं, पहले उनको समझना। लोअर लेवल ये मैनेजर है, वर्कर नहीं है। पहले इस बात को क्लियर करो अपने दिमाग में। क्या हम मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, वर्कर की बात नहीं कर रहे। हम क्लास मॉनिटर की बात कर रहे हैं, क्लास के बाकी बच्चों की बात नहीं कर रहे। यहां पर ये मैनेजर है, वर्कर इसके एक स्टेप और नीचे है। ये भी मैनेजमेंट करते हैं, यानी ये भी दूसरों से ही काम कराते हैं, ये खुद काम नहीं करते। ये वो लोग हैं जो फैक्ट्री के अंदर बैठते हैं और मैनेजर का काम करते हैं। अब तक जितने भी लोग पढ़े ना, ये ऑफिस में बैठे हुए थे एसी में। अब जिस मैनेजर के बारे में बात कर रहे हैं, ये फैक्ट्री में बैठा हुआ है और ये देख रहा है लोगों को काम करते हुए। ठीक है? मैनेजर ऑफ दिस ग्रुप परफॉर्म द वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप एंड मिडिल लेवल। अब टॉप ने जो मिडिल को बताया, मिडिल ने जो इसको समझाया, उसके हिसाब से ये वर्करों से काम करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है, वर्कर्स से काम करवा रहा है। ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। दे आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि ये फैक्ट्री में बैठा है, क्योंकि ये फैक्ट्री में बैठा है, तो अगर क्वालिटी में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, क्वांटिटी में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तो मिडिल लेवल सीधा इसका गला पकड़ लेगा। जरा सीधा पकड़ लेगा, जरा क्या हो गया, काम क्यों पूरा नहीं हुआ। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के लिए। ये आगे जाके वर्कर का गला पकड़ेंगे, वो पक्की बात है। बट मैनेजर किसका गला पकड़ेगा? लोअर लेवल मैनेजर्स का। ठीक है? दे आर द मैनेजर्स नॉट द वर्कर। इसके अंदर कौन आते हैं? सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर और क्लर्क टाइप के लोग इसके अंदर आते हैं। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है? जो लोअर लेवल को और जो वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फैक्ट्री में बैठा हूं, तो वर्कर मेरे सामने है,
तो वर्कर को अगर फैक्ट्री में कोई दिक्कत आ रही है तो वो सीधा आके मेरे को बोलेगा, मैं ले जाके किसको बोलूंगा, मिडिल लेवल वाले को बोलूंगा। तो ये भी एज ए लिंकिंग पिन काम करते हैं, पर किसके बीच में, वर्कर्स एंड मिडिल लेवल के बीच में। वर्कर को जो भी प्रॉब्लम होती है अपने पास लेते हैं और फिर अगर खुद सॉल्व कर रहे हैं तो कर दिया, नहीं कर सकते तो मिडिल लेवल के पास ले जाते हैं। ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को मेंटेन करने का कार्य करते हैं, ये वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज। फैक्ट्री सही रहे, फैक्ट्री में कोई नुकसान ना हो, किसी व्यक्ति का विशेष का किसी का नुकसान ना हो, इस बारे में भी ये लोग ही ध्यान रखते हैं। समझ गए तीनों लेवल, टॉप, मिडिल और लोअर। अब इसके नीचे आते हैं वर्कर जो एक्चुअल में काम करते हैं, ठीक है ना। इससे पहले तो वही लोग हैं जो काम करवाते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट कैसा है, तो बहुत आसान है नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। जब भी अपन बात करते हैं, एक सेकंड रुको, आ गया, एक सेकंड, अच्छा ये अट गया है इसमें, ठीक है कोई बात नहीं। अगर हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मैनेजमेंट कैसा है, तो एक चीज तो अपन ने देखो वहां पे डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन में ही पढ़ा था, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, या आर्ट से मेरा मतलब है कला। क्या, कला, जैसे ड्राइंग, जैसे पेंटिंग, जैसे सिंगिंग, जैसे डांसिंग, ये सब भी क्या है, कला। तो मैनेजमेंट भी एक कला ही है। क्यों है सर कला, क्योंकि सिर्फ डांस, सिंगिंग और इन सब के अंदर एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है जिसको बच्चा पढ़ता है, किताबें होती हैं, वैसे मैनेजमेंट भी। डांसिंग, सिंगिंग और इन सब के अंदर आप पर्सनलाइज एप्लीकेशन लगाते, कुछ सुरताल अपने हिसाब से एक्सटेंड कर देते, वो नहीं गाते गाते ऐसे खींच देते, तो वो क्या कर रहे हैं, पर्सनलाइज एप्लीकेशन लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मैनेजमेंट में पर्सनलाइज एप्लीकेशन लगाना पड़ता है मैनेजर को। और तीसरी सबसे विशेष, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्रिएटिव होते जाओगे, उतना बेहतर मैनेजमेंट कर पाओ। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी लाओगे, उतनी अच्छी सिंगिंग, डांसिंग, गिटार बजाना या कोई भी फलाना ढिमका किसी प्रकार की ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब कर पाओगे। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर कर पाओगे। उसी प्रकार से मैनेजर के साथ भी यही, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी लगाएगा, उतना अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट आर्ट तो है, सिमिलरली मैनेजमेंट साइंस भी है। क्योंकि साइंस का मतलब क्या होता है, अगर हम साइंस के बारे में बात करें, क्या होता है साहब, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज है, ये चीजें हैं, आप ये पढ़ रहे हो, किताब के अंदर पढ़ रहे हो, तो साइंस तो है। साथ साथ में ये प्रिंसिपल और रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे बेस होता है। साइंस के अंदर कुछ प्रिंसिपल आपको देखते हैं, देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके दो मॉलिक्यूल, इसके एक मॉलिक्यूल मिला दो, क्या होगा, पानी बन जाएगा। उसी प्रकार से मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल होते हैं, ये अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूरा का पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस है। तो मैनेजमेंट आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है। मैनेजमेंट क्या नहीं है, मैनेजमेंट अभी प्रेजेंट भारत के अंदर एक प्रोफेशन नहीं है। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब एक ऐसा कार्य जिसके अंदर आपको स्पेशलाइज नॉलेज लगती है, जिसके अंदर एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जिसके अंदर उस कोड ऑफ कंडक्ट को बनाने वाली एक सुप्रीम बॉडी होती है, और उस बॉडी के अंदर आप काम करते हो, जैसे डॉक्टर, जैसे लॉयर, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आपको स्पेशल नॉलेज लेनी पड़ेगी, अलग से पढ़ाई लगती है उसकी। साथ साथ में कुछ कानून होते हैं, और वो कानून बनाने वाली एक सुप्रीम बॉडी होती है जिसको अपन बोलते हैं ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। वो बॉडी है जिसके अंदर आप कार्य कर रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाओगे। तो आपको पता है जब व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है ना, तो वो क्या बनता है, वो एक मेंबर बनता है ICAI का। क्या बनता है, मेंबर ऑफ ICAI बन जाता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर आप लॉयर हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी सुप्रीम बॉडी है, एक पढ़ाई होती है अलग से लॉयर की। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो कानून बनाती है। अपन ने वो देखी थी ना, अक्षय कुमार की थी यार, LLB 2 थी शायद, ऐसे ही कोई पिक्चर का नाम था, वो वाली, समझ गए ना कौन सी वाली, हाँ वही वाली यार, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो उसके अंदर उसका लाइसेंस कैंसिल हो रहा था, तो वो कौन कर रही थी, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर रही थी। क्यों, क्योंकि वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के विरुद्ध जाके उसने कार्य किया है। समझ में आ गया। जबकि प्रोफेशन अभी मैनेजमेंट को नहीं कह सकते अपन, क्योंकि मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है तो देख लेना, है ना। मैनेजमेंट के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैनेजमेंट का कोई कोर्स नहीं है। वैसे MBA है, पर ऐसा नहीं है कि MBA नहीं करोगे तो मैनेजर नहीं बन सकते। हमारे घर में मैनेजर बैठे, माता जी मैनेजर ही है ना, सारे कार्य करती हैं। और मैनेजर जो होता है ना, वो रोकड़ा कमाने के लिए काम करता है। जबकि बाकी जितने भी आपके प्रोफेशन होते हैं ना, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, चाहे वो क्या कहते हैं आपके CA तो हो गया, क्या कहते हैं, अरे नाम भूल गया,
लॉयर हो, डॉक्टर हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, वो एक तरीके से सर्विस मोटिव का कार्य कर रहे हैं। सर्विस मोटिव मतलब एक तरीके से अपनी सेवाएँ प्रोवाइड करा रहे हैं, जबकि मैनेजर सिर्फ पैसा कमा रहा है। तो इसलिए भी हम नहीं कह सकते कि भाई मैनेजर जो है, वो एक प्रोफेशन के अंदर कार्य कर रहा है। ठीक है? अब ये सब हो गया, तो अब अंतिम बात पे आ जाते हैं। इस चैप्टर का अंत, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन चैप्टर के एंड में क्यों है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन का काम ही होता है तालमेल बिठाना। जिनके बीच में उन सभी चीज़ों के बीच में जो अब तक आपने पढ़ी है और आगे भी आप पढ़ोगे। अगर एक छोटे से मतलब इतना सा कह रहा हूँ स्कूल के एनुअल फंक्शन के अंदर अगर तालमेल ना बैठे, तो क्या एनुअल फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। कभी पॉसिबल ही नहीं है। एक बर्थडे पार्टी में तालमेल ना बैठे, तो क्या बर्थडे पार्टी हो सकती? तालमेल बिठाना मतलब 4 चीज़ें हो रही हैं, तो चारों के बारे में पता और चारों एक से लग के एक हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बर्थडे पार्टी है, तो केक भी आएगा, सजावट भी होगी, गाने भी चलेंगे, खाना भी बनेगा, डांस भी होगा। तो ये सारे के सारे 4-4 5-5 अलग-अलग काम हैं। अब इन पाँचों कामों में तालमेल बिठाना कि भाई केक कब आए? जब पार्टी शुरू हो जाए। खाना कब आए? केक के बाद आए। ये कोऑर्डिनेशन तालमेल बिठाना। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत-बहुत ज़रूरी है। हम कहते हैं इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये कोई काम नहीं है जो करना पड़ेगा, ये तो ज़रूरी है। अगर यही नहीं किया तो मैनेजमेंट किस चीज़ का करोगे? प्रोडक्शन वाले को पता ही नहीं है कि बेचना ओ क्या कहते हैं बनाना क्या है। सेल्स वाला इंतजार कर रहा है कि प्रोडक्शन वाला ला के देगा। मार्केटिंग वाला किसी और चीज़ की मार्केटिंग कर रहा है। तो क्या कभी ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगी? कभी नहीं चल पाएगी। तो कोऑर्डिनेशन तो कॉमन सेंस है कि ये होना ही चाहिए। इसलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं बोला जाता। तो एक ऐसा फंक्शन है जिसको एसेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। एसेंस मतलब मूलभूत आवश्यकता। क्या बोला? मूलभूत आवश्यकता में बदल दिया गया है। It refers to bringing together the activity and resources of the organization and bringing harmony to them. वही हार्मोनी, जिससे किसी को हार्म को नहीं, वो कहलाता है हार्मोनी। ये कोई फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ओनली द फंक्शन, मतलब सिर्फ फंक्शन नहीं है, ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक नेसेसरी फंक्शन है, ये हर जगह चाहिए। जैसे जैसे डिपार्टमेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ाना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं कैसा दिखता भाई ये, कैसा होता है कोऑर्डिनेशन, कैसे बिठाता है तालमेल कराना, क्या है? तो देखो कोऑर्डिनेशन बिठाना एक बार का कार्य नहीं है, ये लगातार करने वाला कार्य है। हम रोज सुबह तालमेल बिठाएंगे, रोज सुबह सारी चीजें होंगी। अपने सुबह वो होती है ना स्कूल में प्रेयर, उसमें कितनी सारी चीजें तालमेल में बैठती हैं। हमारे होती थी पहले वो 1 2 3 1 2 3 वो सावधान विश्राम पहले चल रहा है, उसके बाद तुम्हारा प्रेयर हो रही है, प्रेयर के बाद प्लेज हो रही है, प्लेज के बाद किसी को कुछ बताना है तो वो बताएगा, उसके बाद जो है फलाना टीम का मतलब एंडिंग हो जाएगी और बीच में किसी को भाषण देना है तो वो दे देगा। तो रोज ऐसा ही हो रहा है। तो रोज इन सब चीजों के बीच में अपने आप तालमेल बैठ रहा है ना, तो रोज ही करना पड़ेगा। किसी एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, रोज करना पड़ेगा और हर जगह करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस प्रोसेस भी है और परवेसिव भी है। अब तक अपन ने देखो इंपॉर्टेंस पढ़ी, फीचर्स पढ़े और किसके मैनेजमेंट के पढ़ लिए, इसके पढ़ लिए कोऑर्डिनेशन के। दोनों में कंटिन्यूअस वर्ड भी आया, दोनों में परवेसिव वर्ड भी आया। और ये आपको पता है ज्यादातर चीजों की फीचर या इंपॉर्टेंस में आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर फीचर में ही आता है, जब इसको उसमें इंपॉर्टेंस में लिखते हैं तो परवेसिव को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, कुछ और नाम दे देते हैं इसको, रिक्वायर्ड एवरीवेयर, मस्ट फॉर एवरीवेयर, इस तरीके से नाम दे देते हैं। पर ये फीचर में हर जगह देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी चीज का फीचर भूल जाओ तो ज्यादातर चीजों में कंटिन्यूअस परवेसिव ये तो लग ही जाता है, तो तुमको दिक्कत नहीं होगी, अपने आप नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ये क्या करता है? ग्रुप एफर्ट को इकट्ठा करता है। हम कोऑर्डिनेशन किसका बैठाएंगे? 4-6 लोगों का। इकलौता अगर मैं बैठा हूं तो मैं क्या कोऑर्डिनेशन बिठाऊं? मैं ही तो हूं। कोऑर्डिनेशन तभी पॉसिबल है जब 4-6 लोग कार्य कर रहे हों, तभी तो उनके बीच में आपस में तालमेल बिठाएंगे। अगर मेरे पास एक ही चीज है, लो पेन, तो किसका कोऑर्डिनेशन बिठाऊं? मेरे पास 4-6 चीजें होंगी, अच्छा ये पहले, ये बाद में, ये ऐसे, ये वैसे, तब मैं कोऑर्डिनेशन बिठाने का कार्य करूंगा। और अंतिम आता है कि कोऑर्डिनेशन कोई वर्क नहीं है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीवन। ये एक जिम्मेदारी है हर एक व्यक्ति के लिए जो कि मैनेजमेंट के अंदर बैठा है, जो कि एक मैनेजर है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की जरूरत कहां पड़ती है और कब पड़ती है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है जब जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है। दिख रहा है ना आपको? बढ़िया, ओके। जब जब आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन बढ़ता जाएगा। क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि लोग बढ़ते जाएंगे।
4 दिमाग 4 लोगों को इकट्ठा करना है, 400 दिमाग 400 लोगों को इकट्ठा करना है, 4 लाख लोग काम कर रहे हैं तो 4 लाख लोगों को इकट्ठा करना है। तो जैसे-जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया? एक चीज़ और समझो, अपन ने एक बहुत बेहतरीन सी कहावत सुनी है बचपन में, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। जो समझदार जिनको पता नहीं क्या है वो नए यो वाले हैं। तो म्यान मतलब वो जो केस आता है जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो उसके अंदर एक ही तलवार जा सकती है, 2 नहीं जा सकती। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में एक समझदार व्यक्ति होता तो अच्छा चलती। पर एक तो चलेगा नहीं, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे। इतने समझदार व्यक्ति अगर एक ही जगह बैठे होंगे तो सत्यानाशी होगी। हाँ, सत्यानाशी होगी। एक समझदार व्यक्ति होगा तो अच्छे डिसीजन लेगा, 2 समझदार हो गए ना, दोनों को लगेगा अबे पागल है सामने वाला तो। आ गया? मेरे से ज़्यादा समझदार है क्या तू? पागल आदमी। तो ये क्या हो रहा है? जितने ज़्यादा समझदार लोग होंगे, उतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नुकसान में रहेगी। वो सीधी कैसे हो सकती है? जब उन समझदारों के बीच में तालमेल बिठा के चला जाए। तो स्पेशलाइज़ेशन जो है ना, ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। जैसे-जैसे आप स्पेशलिस्ट को हायर करते हो, वैसे-वैसे नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन और बढ़ती जाती है, क्योंकि हर स्पेशलिस्ट अपनी खुद की स्पेशलाइज़ेशन लगाता है। और तीसरा और अंतिम फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं। प्रोडक्शन भी हो रहा है, सेल्स भी हो रही है, एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, रॉ मटेरियल भी इकट्ठा हो रहा है, मार्केटिंग भी हो रही है, आफ्टर प्रोडक्ट सेल्स भी हो रही है, ये सब कुछ है। तो हर व्यक्ति जैसे अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हूँ, तो मैं मेरा बेस्ट करूँगा ना, मुझे बाकियों से क्या लेना देना? अगर फॉर एग्जांपल मानते हैं कि हम अनअकैडमी का एक पार्ट, तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट से मतलब है। 11th 12th सीयूईटी, सीए फाउंडेशन, सीएमए, सीएस बस। अब यूपीएससी में क्या होगा मुझे उससे क्या लेना देना? पर क्या अनअकैडमी को लेना देना होगा? बिल्कुल होगा। वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। हम एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरह कार्य कर रही है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में देखो डिफरेंस आ गया। मैं बोलूँ भाई मेरा तो बढ़िया चल रहा है, तू जा रहा है, तेरा काम जा रहा है, चला। ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, जो कि कहता है कि भैया मैं तालमेल बिठा के कर रहा हूँ। मैं तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहा हूँ सबके बीच में, ताकि हमें पता रहे क्या हो रहा है और तुम अपना कर रहे हो पर ध्यान वहां पर भी रख रहे हैं। समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? आसान है, ईज़ी है। तो बालकों ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट बड़ी जल्दी आप लोगों का ले लेते हैं। एक है ना ऐसा मस्त से शानदार से लाइव एमसीक्यू क्लास कर लेते हैं, जिसके अंदर आप लोगों का टेस्ट लेंगे। इसके साथ-साथ इस चैप्टर के नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएँगे। आपको पता है टेलीग्राम चैनल है, जॉइन कीजिए और नोट्स पाइए, खुशी से पाइए। इस वीडियो को ज़रा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ज़रूर बताएँ। अकाउंट्स अड्डा नाम का हमारा चैनल है, जिस पे अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। कॉमर्स चैंपियन नाम का हमारा चैनल है, जिस पे तुम्हारी सीयूईटी की तैयारी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।